परिवार का वर्गीकरण। ये तो एक पेड़ की शाखाओं जैसा लग रहा है। हाँ, इसे समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, एक है केतुम वर्ग और दूसरी सतम वर्ग। केतुम वर्ग में तो जर्मन, इंग्लिश, इटालियन जैसी यूरोपीय भाषाएं दिख रही हैं। जी, और जो सतम वर्ग है उसी में भारत ईरानी भाषाएं आती हैं और इसी से हमारी हिंदी का विकास हुआ है। अच्छा, तो हम सतम वर्ग वाली शाखा पर है। हमारी अगली स्लाइड का शीर्षक भी यही है, सतम वर्ग और संस्कृत। जी, तो पहला बिंदु यही है कि सतम वर्ग से ही भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। और इन भाषाओं का पहला प्रयोग अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है। ये तो ईरान का ग्रंथ है। हाँ, ईरान का एक बहुत पवित्र ग्रंथ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तीसरा बिंदु है कि संस्कृत को सभी भारतीय आर्य भाषाओं की जननी मतलब कि मां माना जाता है। तो अब इस पूरी यात्रा को समझने के लिए इसे समय के हिसाब से बांटना जरूरी है। अगली स्लाइड है भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन। हाँ, इसके विकास को हम 3 कालों में बांट कर देखते हैं। पहला है प्राचीन काल, जो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। फिर दूसरा मध्यकालीन, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा आधुनिक काल, जो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक चल रहा है। तो पहले काल को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्लाइड है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें 2 भाग दिख रहे हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जी, वैदिक संस्कृत जैसा कि नाम से ही पता चलता है वेदों की भाषा थी। इसका समय था 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ये थोड़ी जटिल थी और इसमें 14 स्वर हुआ करते थे। और लौकिक संस्कृत? लौकिक मतलब लोक की, यानी आम बोलचाल की भाषा। इसका समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। अच्छा, तो रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य इसी में लिखे गए और इसमें स्वरों की संख्या भी घट गई थी। हाँ, भाषा थोड़ी सरल हो गई थी। ठीक है, तो प्राचीन काल के बाद अब आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पर। यहाँ तो 3 भाषाएं दिख रही हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। जी, इस काल में भाषा का ये 3 रूप एक के बाद एक विकसित हुए। पहली थी पाली, जिसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसका समय था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर आई प्राकृत यानी द्वितीय प्राकृत, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और उसके बाद आई अपभ्रंश, जिसे तृतीय प्राकृत कहते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। चलिए तो एक एक करके समझते हैं। पहले बौद्ध धर्म और पाली भाषा। तो जैसा हमने देखा, पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, यानी भगवान बुद्ध के सारे उपदेश इसी भाषा में है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी एक व्याकरण की विशेषता है कि इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होता था, जिससे ये बोलने में और आसान हो गई। पाली के बाद फिर अगला पड़ाव आया जैन धर्म और प्राकृत भाषा। जी, प्राकृत का समय था 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और ये जैन धर्म की भाषा बनी। महावीर स्वामी के सारे उपदेश आपको प्राकृत में ही मिलेंगे। तो विकास के हिसाब से देखें तो ये पाली से भी ज्यादा सरल थी। हाँ, भाषा के सरल होने का क्रम जारी रहा। अब मध्यकाल की आखिरी भाषा अपभ्रंश। स्लाइड का शीर्षक है भाषाओं का पतन, अपभ्रंश, पतन। ये तो बड़ा अजीब नाम है। हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ ही है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। इसका समय था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उस समय के विद्वान इसे प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप मानते थे। लेकिन असल में ये पतन नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो भाषा है जो आधुनिक भारतीय भाषाओं की नींव बनी। यहीं से आज की भाषाएं निकलना शुरू हुई। तो इसके व्याकरण के बारे में भी कुछ तथ्य हैं अगली स्लाइड में। अपभ्रंश व्याकरणिक तथ्य। जी, अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर थे। लिंग 3 थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। हाँ, और वचन 2 थे, एक वचन और बहुवचन। और काल 4 थे, भूत, वर्तमान, भविष्य और आज्ञा। जी, तो ये अपभ्रंश हर जगह एक जैसी नहीं थी। अगली स्लाइड है अपभ्रंश के प्रमुख भेद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कई क्षेत्रीय रूप थे। इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, पैशाची या जिसे ब्राचड़ भी कहते हैं, और महाराष्ट्री। तो पहले भेद को देखते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश। इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी भाषाओं का विकास हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है। और दूसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश। हाँ, इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और इसकी बोलियों को याद रखने के लिए एक ABC कोड भी दिया है। जी। ए से अवधी, बी से बघेली
और सी से छत्तीसगढ़ी। जी ये तो बहुत आसान हो गया। जी। फिर तीसरा भेद है मागधी अपभ्रंश। इससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ। अच्छा, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली जैसी बोलियां इसी से निकली हैं। जी हाँ। अब अन्य अपभ्रंश भेद देखते हैं। इसमें एक है पैशाची या ब्राचड़। ये पंजाब और सिंध के इलाके में बोली जाती थी। और इसी से पंजाबी और सिंधी भाषाएं निकली। सही। और दूसरा है महाराष्ट्री, जो महाराष्ट्र क्षेत्र की भाषा थी और इससे मराठी भाषा का विकास हुआ। तो अब हम अपनी यात्रा के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जी, इसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। इस काल में एक तरह से संक्रमण काल आया, जिसमें भाषा अपभ्रंश से अवहट्ट और फिर प्राचीन हिंदी में बदली। और इसी समय में बांग्ला, उड़िया, असमिया और हमारी हिंदी जैसी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। जी बिल्कुल। तो अब खास तौर पर हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लेते हैं। हिंदी के विकास को भी 3 चरणों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन हिंदी या अवहट्ट, जो 1000 से 1400 ईस्वी तक थी। फिर दूसरा मध्यकालीन हिंदी, 1400 से 1850 ईस्वी तक। और तीसरा आधुनिक हिंदी, जो 1850 ईस्वी से अब तक चल रही है। और ये आ गई हमारी अंतिम स्लाइड, हिंदी विकास यात्रा एक नजर में। ये तो पूरे सफर का एक सारांश है। हाँ, ये पूरे क्रम को दिखाती है। सबसे पहले थी वैदिक संस्कृत, उससे बनी लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। और अंत में इस सबसे विकसित होकर हमारी आज की हिंदी या कहिए कि खड़ी बोली बनी। तो ये एक हजारों साल का सफर था। जी, एक बहुत ही लंबी और समृद्ध यात्रा। हिंदी को 5 उपभाषा समूहों में और कुल 18 बोलियों में वर्गीकृत किया गया है। और ये 18 का आंकड़ा महत्वपूर्ण है ना? बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आंकड़ा आयोग द्वारा मान्य है, जो परीक्षा के नजरिए से एक अहम तथ्य है। ये 5 उपभाषा समूह कौन कौन से हैं? ये है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। तो उपभाषा का मतलब हुआ संबंधित बोलियों का एक मुख्य समूह। सही। और बोली एक खास इलाके में बोली जाने वाली भाषा का रूप है। तो अब हम इनमें से हर एक समूह को थोड़ा करीब से देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं समूह 1 से, पश्चिमी हिंदी। इसका स्रोत शौरसेनी अपभ्रंश है। बिल्कुल। इसके तहत 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। एक एक करके समझते हैं। खड़ी बोली, ये तो आज की हिंदी है। हाँ, खड़ी बोली ही आधुनिक मानक हिंदी का आधार है। इसके दूसरे नाम कौरवी, सरहिंदी और हिंदुस्तानी भी हैं। और ये बोली जाती है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, मतलब एनसीआर वाले क्षेत्र में। सही। फिर है ब्रज भाषा, जिसका एक और नाम अंतर्वेदी भी है। ये मथुरा, आगरा, मैनपुरी जैसे क्षेत्रों की बोली है और इसकी साहित्यिक परंपरा तो बहुत ही समृद्ध रही है। फिर बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, रोहतक और हिसार में बोली जाती है। अच्छा। और बुंदेली? बुंदेली का क्षेत्र है बुंदेलखंड, झांसी, जालौन और मध्य प्रदेश का ग्वालियर। और आखिरी कन्नौजी। वो कन्नौज क्षेत्र की बोली है जिसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। ठीक है, तो ये हुआ पश्चिमी हिंदी। अगला है समूह 2, पूर्वी हिंदी। इसका स्रोत है अर्धमागधी अपभ्रंश। हाँ, और इसमें 3 प्रमुख बोलियां हैं जिन्हें हम एबीसी से याद रख सकते हैं। ABC? हाँ, मतलब A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। अच्छा, ये आसान है। हाँ, और इनके क्षेत्र भी काफी स्पष्ट हैं। अवधी जो है वो अयोध्या, रायबरेली, लखनऊ में बोली जाती है। रामचरितमानस वाली अवधी? वही। बघेली मध्य प्रदेश के रीवा और यूपी के कुछ हिस्सों में। और छत्तीसगढ़ी जाहिर है रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं समूह 3 पर, राजस्थानी। इसका स्रोत भी शौरसेनी अपभ्रंशी है। हाँ, इसमें 4 मुख्य बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। जयपुरी को ढुडाड़ी भी कहते हैं ना? बिल्कुल। और इनके क्षेत्र इनके नाम से ही काफी हद तक साफ हो जाते हैं। जयपुरी जयपुर और आसपास, मेवाती मेवात क्षेत्र में जो यूपी सीमा के पास है। मालवी का प्रभाव उज्जैन तक है और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर की प्रमुख बोली है। ठीक है। अगला समूह 4, पहाड़ी। इसका स्रोत भी शौरसेनी अपभ्रंश है, लेकिन इस पर खस का प्रभाव बताया गया है। हाँ, खास एक प्राचीन समुदाय था
जो हिमालय के इलाकों में रहता था, तो उनकी भाषा के कुछ शब्द और उच्चारण का प्रभाव इन बोलियों पर दिखता है। तो इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? इसमें 3 हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और पश्चिमी पहाड़ी। ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। और अंतिम समूह 5 बिहारी। इसका स्रोत है मागधी अपभ्रंश। सही। इसमें 3 बोलियां शामिल हैं। मगही, जो पटना और गया में बोली जाती है। भोजपुरी। हाँ, भोजपुरी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे गोरखपुर, मिर्जापुर में भी खूब बोली जाती है। और तीसरी है मैथिली, जो दरभंगा, मुंगेर की बोली है। तो इन सब बोलियों के समूह को हिंदी नाम कैसे मिला? ये भी तो एक सवाल है। बहुत